हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं यानी कि भारतीय संविधान, है ना। और आज ये हमारी संविधान की 19वीं क्लास है। 18 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आई होप कि आप सभी ने उन क्लासेस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, यानी कि पहली क्लास से स्टार्ट कीजिए। जो क्लासेस आपने नहीं देखी है पहले उनको देखिए, फिर आज की क्लास में शामिल होइए, है ना। या अगर आप इसी क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ से शामिल हो जाइए, इसको कंप्लीट करिए और उसके बाद में फिर जो लास्ट की आपकी क्लासेस रह गई हैं, जो 18 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको देखिए। क्योंकि शुरू से शुरू करने में ही मज़ा आता है ना। अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से अपना सब्जेक्ट को आपका क्लियर करना है तो आपको बिल्कुल शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। साथियों, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ कि 2 मिनट लूँगा केवल, उसी में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि आप चाहे फ्रेशर हैं कंपटीशन की लाइन में या आप बहुत अच्छा आपका तजुर्बा है, ये जो पॉलिटी है ये सभी के लिए होगी और ख़ास तौर से उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं कंपटीशन की लाइन में, है ना। तो साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और बिल्कुल शुरू से हमने शुरू किया था और यकीन मानिए इस तरह से हो रहा है कि जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि 90% आप प्रीवियस ईयर कोई से भी एग्ज़ाम के, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी स्टेट के, सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उठा के देख लीजिए। अगर पॉलिटी आई होगी तो 90% यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो जो 10% बचेगा वो आपकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करेगा, लेकिन 90% यहीं से आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बोर्ड पर लिख के आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो कॉपी पेन से निकाल लीजिए और अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे और आज की इस क्लास में हम अनुसूची के बारे में बात करेंगे, यानी कि शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट की जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने जो संविधान के 22 भाग हैं उनके बारे में चर्चा की, उनके बारे में अच्छे से जाना। आज के इस भाग में हम ये जानेंगे कि जो हमारे अनुसूची होती हैं वो मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो 12 है अनुसूची। तो ये जो 4 जो अनुसूची बढ़ी हैं ये कब बढ़ी, और ये 12 के जो 12 अनुसूचियाँ, इन अनुसूची का मतलब क्या है और साथ ही साथ इन अनुसूचियों में आखिर दिया क्या हुआ है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूची है ना, जो अनुसूची है वो संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं उनका विस्तृत रूप है। यानी कि अगर शॉर्ट तरह से अगर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद को, अगर किसी भी अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं तो उसका विस्तृत रूप यानी कि जो विवरण है ना, पूरा जो बड़ी उसमें लिखा हुआ है वो सब अनुसूचियों में लिखा जाता है। अनुच्छेद में आपको छोटा लिखा मिलेगा या शॉर्ट लिखा मिलेगा, है ना। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अनुच्छेद हेडिंग है और उसका पूरा जो संक्षिप्त है वो अनुसूची में दिया जाता है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे यहीं से। कॉपी पेन से निकाल लीजिए। नोट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है नौकरी 24, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसमें ऐड हो जाइए, है ना। वहाँ से आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ जो मूल संविधान जिस समय हमारा लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, है ना। लेकिन समय समय पर जैसे नीड होती रही, ज़रूरत होती रही जनता को देखकर, है ना, तो उसी हिसाब से अनुसूचियाँ यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों को बढ़ाते रहे। वर्तमान की बात करते हैं तो अनुसूची हमारे संविधान में 12 है ना। और पहली अनुसूची से हम शुरू करेंगे। पहली अनुसूची क्या कहती है? संघ व संघ शासित प्रदेश यानी कि क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करती है, स्टेट्स के बारे में बात करती है। जो आपका संविधान का पहला भाग है वो भी आपका संघ शासित प्रदेश और मतलब इसके क्षेत्र के बारे में बात करेगा, जो आर्टिकल 1 से 4 तक होंगे, वो हमने पढ़ा था। ऐसे ही बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जो अनुसूची होती है वो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद के विस्तृत रूप होता है ना। जो हमने भारतीय संविधान का भाग 1 में जाना था वही अब इसमें हम जानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वही 14 मतलब वही 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उनका पूरा विवरण होगा, पूरा उनके यानी कि उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाएगा। कहाँ? अनुसूचियों में, है ना। अनुच्छेद में केवल कह सकते हैं कि हम हेडिंग होती है उसके बारे में बता दिया जाता है कि इस अनुच्छेद में यह है, लेकिन अगर उसका पूरा विवरण जानना है तो अनुसूचियों को पढ़ना होगा, है ना। तो संघ शासित प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, उसके बाद हमारे भारत में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम का गठन होता है, जो होता है 1956 में, है ना। उससे पहले क्या था? उससे पहले छोटी रियासत थी, बड़ी रियासतें थी,
कुछ राज्य थे, उन सभी को मतलब क्या करके उन सभी को ख़त्म करके उनका राज्य का पुनर्गठन किया जाता है 1956 में। और 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है तो भारत में 14 राज्य हो जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ये बात कर रहा हूँ जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उसके कुछ समय के बाद, यानी कि उसके 4, 5, 6 साल के बाद, है ना। लेकिन अगर वर्तमान भारत की बात करता हूँ तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की अगर आपको जानकारी लेनी है पूरी विवरण के साथ में सब कुछ जानना है तो आप अनुसूची को पढ़ोगे, है ना। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पूरा जो विवरण है वो अनुसूची 1 में दी गई है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब अनुसूची 2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें वेतन भत्ते और आपकी पेंशन की इसमें बात की गई है। अब किसका वेतन, किसका भत्ते और किसकी पेंशन ये भी समझ लीजिए। इसमें वो सभी संवैधानिक पद, है ना, वो सभी संवैधानिक पद जो मुख्य हैं, सभी नहीं, जो मुख्य हैं कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, है ना, वहीं लोकसभा या फिर विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, या राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, है ना, या फिर विधान परिषद के चेयरमैन हो गए, राज्यसभा विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन हो गए दोनों के, है ना, वहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो गई, या फिर आपका कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की जाती है अनुसूची 2 में। याद रखेंगे किसमें, अनुसूची 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या या फिर राज्यपाल का या फिर इनमें से किसी का भी दे देगा नाम और पूछ लेगा इनके वेतन भत्ते, है ना, या फिर पेंशन की बात किस अनुसूची में की गई है, तो वो अनुसूची 2 है, ठीक है। वहीं अगर आगे बात करें तो अनुसूची 3 आ जाती है शपथ के बारे में, यानी कि ओथ के बारे में। क्योंकि जब हम सरकारी नौकरी लेते हैं तो नौकरी लेने के बाद में जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हमें एक समय आता है जिसमें हमें शपथ लेनी पड़ती है, और शपथ सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि जो शपथ होती है उनमें कुछ अलग अलग लिखा हुआ होता है, लेकिन लेनी सभी को पड़ती है। अब तो ये शपथ है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दी गई है शपथ के बारे में। तो कौन कौन शपथ लेगा, संघ सरकार के सभी मंत्री लेंगे, संघ सरकार के सभी मंत्री शपथ लेंगे, वहीं लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो इनके सदस्य शपथ लेंगे, वहीं विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य हों वो सभी शपथ लेंगे, या फिर जज हों, हाई कोर्ट के जज हों या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो सभी शपथ लेंगे, या कैग हो वो शपथ लेगा, है ना, कैग उसका सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैग वो भी शपथ लेंगे। इसमें शपथ की बात की गई है। अब एक चीज़ समझिए कि जो मेन है, मुख्य है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, राज्य का कौन है, राज्य का गवर्नर है ना। अब वहीं एक चीज समझिए, जैसे राज्य में अगर हम आ जाएं तो जैसे हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, है ना, तो मुख्यमंत्री की बात तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में कर दी ना, जो विधानसभा का सदस्य, जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का सदस्य होता है ना, ये भी आपने अच्छे समझ लिया। अब वहीं अगर मैं इनकी बात करता हूं, जैसे राष्ट्रपति की बात करूं, मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं, या फिर मैं करूं गवर्नर की बात यानी कि राज्यपाल की बात, इनके लिए अलग प्रावधान है शपथ के लिए, ये अनुसूची 3 में नहीं है। याद रखेंगे इनके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में वर्णन नहीं है। तो जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे वो आर्टिकल नंबर 60 यानी कि 60, है ना, आर्टिकल 60 के माध्यम से लेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करता हूं तो 69 आर्टिकल है उनके लिए। वहीं अगर राज्य के गवर्नर के बारे में बात करता हूं तो 159 यानी कि 159 आर्टिकल के माध्यम से वो शपथ लेंगे। इन तीनों के लिए विशेष प्रावधान है शपथ के लिए अलग से, है ना, ये आपने आई होप समझ आया होगा। वहीं अगर संघ सरकार के मंत्री, एक मंत्री से संबंधित सवाल आता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे जो मेन होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना, जो आपका कैबिनेट मंत्री यानी कि अगर प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो जो प्रधानमंत्री के जो सबसे खास होंगे वो कैबिनेट में होंगे, है ना, वो कैबिनेट मंत्री होगा। सदस्य तो बहुत होते हैं लेकिन जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट होती है ना, राज्यों में मुख्यमंत्री कैबिनेट या सेंटर पे प्रधानमंत्री कैबिनेट, ठीक है। इसके बाद में कुछ राज्य मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं 4 प्रकार के हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और आपके उपमंत्री। ये 4 प्रकार के आपके मंत्री होते हैं ना, ये भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक।
वहीं अगर मैं अनुसूची 4 की बात करता हूं तो इसमें राज्यसभा की सीटों का के आवंटन की बात की गई है। किसकी? राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। याद रखें, केवल और केवल राज्यसभा की सीट, ना कि विधानसभा की सीट, ना कि लोकसभा की सीट, ना विधान परिषद की सीट, ना फिर कोई अन्य सीट, है ना। जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था जिसके माध्यम से इसमें बाकी जितनी भी सीटें हैं जैसे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, इन सभी की जनप्रतिनिधि अधिनियम में सीटों का उसमें वर्णन किया है। लेकिन अनुसूची 4 में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है ना, याद रखेंगे। वर्तमान में 245 सीट है, लेकिन बढ़ा के इनको 250 भी किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आता है बहुत बार, बहुत ज्यादा बार आया है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में 245 है। अधिकतम पूछ ले कि अधिकतम कितनी है, तो 250 है, वो याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं कुछ राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनमें सीटें कैसे कैसे हैं राज्यसभा की। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो 31 सीट है ना। महाराष्ट्र की बात करता हूं तो 19 सीट है। तमिलनाडु की बात करूं तो 18 सीट है ना। बिहार पश्चिम बंगाल में 16 है। कर्नाटक में 12 सीट है। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में 11 सीट है। उड़ीसा, राजस्थान में 10-10 सीट है ना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन तीनों स्टेट्स में 11-11 सीट है ना। उड़ीसा, राजस्थान में 10 है। केरल में 9 सीट है। पंजाब, तेलंगाना और असम में आपका कितनी? 7 सीट है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इनमें 1 सीट है। ये हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत देश का नक्शा आपने देखा होगा, जो इसमें पूर्वी जो जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जो 7 राज्य हैं, उन सभी 7 राज्यों में केवल असम को छोड़कर, किसको छोड़कर? असम को छोड़कर, है ना। कहाँ गया? असम में कितने हैं? असम में आपकी 7 सीटें हैं, है ना। ये रहा, असम में आपकी 7 सीटें हैं। बाकी असम को छोड़कर बाकी ये जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें केवल और केवल 1 ही सीट है। केवल और केवल इन सभी में 1 सीट नहीं है, बल्कि सभी राज्यों की अलग अलग सीट है और 1-1 ही सीट है। एक नागालैंड में, एक सिक्किम में, एक मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें 1-1 सीट है। ऐसे ही गोवा में भी 1 ही सीट है ना। कितनी? गोवा में भी 1 सीट है। हरियाणा की बात करूं तो 5 सीट है ना। उत्तराखंड की बात करूं तो केवल और केवल 3 सीट है। जहां उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश में 31 है, उत्तराखंड में केवल 3 ही है ना। ऐसे राज्यों केवल और केवल जो आपके राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची 4 में दी गई है। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं अनुसूची 5 की, तो इसमें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है, जो कि अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल के माध्यम से देखें तो आर्टिकल 244 है ना। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 244, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। आर्टिकल कितना हो गया? आर्टिकल नंबर 244 में लिखा गया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। यह अनुसूची 5 है। अब कैसे? देखिए, इसमें 10 राज्य दिए गए हैं। अनुसूची 5 और 6 जो शेड्यूल है, अनुसूची 5 और 6, ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई हैं दोनों अनुसूची। लेकिन अनुसूची जो 5 है उसमें 10 राज्य दिए गए हैं, और जो अनुसूची 6 है उसमें केवल और केवल 4 राज्य दिए गए हैं, है ना। 4 राज्य तो समझ लेंगे। 10 राज्य कौन कौन से हैं वो? देखिए, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और गुजरात। ये 10 राज्य हैं जो अनुसूची 5 में आते हैं, जिनमें बात की गई है SC ST कैटेगरी यानी कि आदिवासी क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 244 भी कहता है। इनमें जो इनके उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रशासन के लिए जो काम करेगा, यानी कि स्पेशल इनको रिजर्व किया गया है, स्पेशल ये अनुसूची 5 में दी गई है। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट और हैं। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं, है ना, जिनके लिए अलग से एक अनुसूची बनाई गई है, जो अनुसूची 6 में दिए गए हैं। एक चीज और याद रखेंगे, अनुसूची 5 में डायरेक्ट केंद्र का हस्तक्षेप है, लेकिन यहां अनुसूची 6 में राज्यपाल का नियंत्रण है। कैसे कैसे वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे
घोषणा कौन करेगा कि कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र ये आपका आदिवासी है या नहीं है, यानी कि ट्राइबल्स एरिया में आता है या नहीं आता है। अनुसूची 5 के हिसाब से कौन करेगा, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे, है ना। वहीं अगर 6 की बात करता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की, तो इसमें घोषणा कौन करेंगे, इसमें वहां के राज्यपाल करेंगे, है ना। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहीं अगर मैं इसके बात करता हूं कि अनुसूची 5 है, इसमें संघ का अधिकार है, यानी कि संघ मतलब राष्ट्रपति का ही तो अधिकार है इस पर, क्योंकि राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं तो अधिकार राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति किस में आते हैं, संघ में आते हैं, है ना, क्योंकि सेंटर की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं हम, तो संघ में आ जाएगा, इस पर संघ का अधिकार हो जाएगा। और अनुसूची 6 में राज्य का अधिकार हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल का हो जाएगा, ठीक है। वहीं एक चीज और समझ लीजिए, जनजातीय सलाहकार परिषद होगी जिसमें 20 सदस्य होंगे, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इस परिषद की, जनजातीय सलाहकार परिषद जिसमें 20 सदस्य होंगे अधिकतम, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी देखभाल ये परिषद करेगी, जनजातीय सलाहकार परिषद। किसकी, अनुसूची 5 में जो 10 राज्य हैं, है ना, इनमें जो भी अनुसूचित व जनजाति जो क्षेत्र से आते हैं, जो भी लोग हैं, वहां की जनता है, इस कैटेगरी संबंधित उनके जो उत्थान की बात करेगी, उनकी जो देखरेख करेगी, कौन करेगा, जनजातीय सलाहकार परिषद करेगी, जिसमें 20 सदस्य होंगे अधिकतम, जिसका 1/4 तो कौन करेगा, राज्यपाल मनोनीत करेगा, है ना। कौन करेगा, राज्यपाल मनोनीत करेगा। वही 3/4 वहां की जो विधानसभा होगी उसके एसटी के, किसके, एसटी के जो सदस्य होंगे वो उसमें आ जाएंगे, है ना। वही एक चीज और समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति तो इसकी करेगा ही करेगा, लेकिन राज्यपाल भी निगरानी करेगा, और राज्यपाल हर वर्ष प्रति वर्ष रिपोर्ट भेजेगा, किसको, राष्ट्रपति के लिए। अनुसूची 5 की मैं बात कर रहा हूं अभी। संघ का तो है, जो ये जनजातीय सलाहकार परिषद है ना, इसकी सलाह पर राज्यपाल वहां पर काम करेगा इन 10 स्टेट्स में, अनुसूची 5 के लिए, है ना। कौन करेगा, राज्यपाल काम करेगा। सलाह किसकी होगी, जनजातीय सलाहकार परिषद की। ये प्रति वर्ष रिपोर्ट भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि क्या काम हुआ, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि जो भी रिपोर्ट होगी वो इसको भेजी जाएगी, किसको, राष्ट्रपति को, अनुसूची 5 के लिए। जबकि अनुसूची 6 में रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, है ना। इसमें एक समिति के गठन होगा जिसको स्वायत्त जिला परिषद के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 30 सदस्य होंगे अधिकतम, और ये 30 ही सदस्य जो ये समिति होगी स्वायत्त जिला परिषद, यही इनके लिए काम करेगी। अनुसूची 6 में जितने भी ये आदिवासी क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। समझ आ रहा होगा आई होप, है ना। बाकी और आगे चलेंगे जब आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, इसमें ओपन होके बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। फिलहाल आप अभी अनुसूचियों के बारे में समझिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। छोटा छोटा सा मैं समझिए कि रिव्यू दे रहा हूँ एक, ऐसा है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब अनुसूची 7 के बारे में जान लेते हैं। अनुसूची 7 कहती है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा, मैंने बार बार आपको बताया कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है हमारा, है ना। संघात्मक व्यवस्था की मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां होती हैं, है ना। तो जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 प्रकार से होता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में संघ सरकार यानी कि सेंटर कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सरकार भी और आपकी संघ सरकार भी। लेकिन किसी कानून पर अगर दोनों में हस्तक्षेप हो जाए, यानी कि दोनों में झगड़ा हो जाए, दोनों में ना बने, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी होगा तो वो केंद्र होगी। यानी कि कोई ऐसा कानून जिसमें समवर्ती सूची में राज्य सरकार बना देती है लेकिन केंद्र सरकार को पसंद नहीं आता है, तो केंद्र का ये होगा, केंद्र को अगर पसंद नहीं आएगा तो केंद्र का इतना होगा कि उस कानून को समाप्त कर सकती है, वो अपना कानून बना के रख सकती है उसमें, है ना। ये याद रखेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि शक्तियों का जो बंटवारा है, जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो आर्टिकल 246 के माध्यम से होता है ना। आर्टिकल 246 जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो संघ सूची है उसमें वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, और राज्य सूची में 59 है यानी कि 59 है, समवर्ती सूची में 52 यानी कि 52 विषय है
है ना। ये आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि संविधान जिस समय लागू हुआ था, जब बना था, उस समय संघ सूची में 97 थे, राज्य सूची में स्टेट में कितने थे 66, और वहीं 47 थे किसमें, समवर्ती सूची में। राज्य सूची के 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे। राज्य सूची के 5 विषय निकालकर, 5 सब्जेक्ट निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए थे, जो डाले गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। अब कौन कौन से थे उनके बारे में भी जानेंगे, तो बात कर लेते हैं। संघ सूची के कुछ विषय के बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना। जैसे रेलवे अगर आ जाता है ना, तो संघ सूची का विषय है, इस पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगी। याद रखेंगे संघ सूची में जो कानून बनते हैं, जो 98 विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन पर कानून संघ सरकार बनाती है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। अगर राज्य सूची के जो 59 विषय हैं, इन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। 52 जो सब्जेक्ट है समवर्ती सूची के, इन पे कानून दोनों बनाते हैं, संघ भी और राज्य भी, है ना। तो संघ सूची के विषय में बात कर लेते हैं। रेलवे, विदेश नीति, नागरिकता, बैंक, सुरक्षा एजेंसी जैसे IB है, रॉ है ना, जो भी सुरक्षा एजेंसी है भारत की, वो आ जाए, उन पर कानून संघ सूची, ये संघ सरकार बनाएगी, यानी कि केंद्र बनाएगी। युद्ध हो या फिर शांति हो, इस पर कानून। परमाणु ऊर्जा हो, आयकर, खनन, अफीम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये गलत होता है, क्योंकि अफीम की खेती पर जो हम कहते हैं ना, परीक्षा में अगर आ जाए, पूछा जाए, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है, तो इस पर अक्सर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अफीम की खेती है, खेती की बात आ रही है, तो किस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। जबकि नहीं, अफीम की खेती, है ना, खेती की अगर बात कर दे, कृषि की बात करते तो राज्य सरकार, लेकिन अगर अफीम की खेती की बात कर दे तो कौन, संघ सरकार, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो इस पर भी कौन कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगी। टेलीकॉम सेक्टर है ना, जैसे आपकी सिम है, कंपनीज है ना, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, इन सभी पर जो कानून अगर कौन बनाएगा, तो उन पर कौन बनाएगा, आपका संघ सरकार बनाएगी, है ना। या फिर उच्चतर शिक्षा है, डाकघर में अगर बचत बैंक जो खाते खुलते हैं डाकघर में, उन पर भी कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी। और बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे ना, है ना, तो हम इसको अच्छे तरह से और समझ लेंगे। वहीं राज्य सूची के विषय की अगर मैं बात करता हूं, तो पुलिस है, स्थानीय सरकार है, कृषि है, बाजार मेले हैं, कोई पशुधन का मेला है, उस पर कृषि में राजस्व की बात करता है, यानी कि आपकी टैक्स की बात करता है, या मत्स्य पालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। या जुआ है, सट्टेबाजी है, उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची बनाएगी, है ना, राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सूची का विषय है। शराब की बात अगर करता है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, जैसा कि अभी आप दिल्ली में देखोगे, आपकी सरकार है, और आपकी सरकार के लगभग जो मैन जो भी लीडर थे, वो सभी शराब घोटाला यानी शराब नीति के माध्यम से जेल में गए थे, है ना। यानी कि कौन बनाती है, जैसे बिहार में शराब बैन है, बिहार ने कर दी, तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। वहीं भूमि है, टूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो रोड पर आप टूल देते हो, है ना, ये टूल होते तो सेंटर के, लेकिन इन पर कानून कौन बनाएगा, कानून बनाती है इन पे राज्य सरकार, है ना। लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं या फिर स्वच्छता की बात करते हैं, तो इन पर राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची आपको मैं बता चुका हूँ, दोनों कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा पर दोनों सरकार कानून बनाएंगी, केंद्र भी और राज्य भी, है ना। वन की बात करूं, पशु पक्षी संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, है ना, या फिर मापतोल की मैं बात करता हूं, ठीक। विवाह हो या फिर तलाक हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, रोजगार की बात करें, आर्थिक सामाजिक नियोजन की बात करें, या फिर मुद्रा की बात करता है, मुद्रा नियंत्रण की, पागलपन हो, दिवालियापन हो, या BNS, जो पहले इसमें BNS और ये आपका BN है ना, BNNS, ठीक है, ये पहले IPC CRPC के नाम से जाने जाते थे, यानी कि इन पे भी कानून कौन बनाएगा, दोनों सरकारें बना सकती हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, 5 सब्जेक्ट आपके राज्य सूची से निकालकर आपकी समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे। कहाँ, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में आपके ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से हैं, पहला शिक्षा है, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ये तीसरा सब्जेक्ट है, चौथा मापतोल हो गया, और 5वां हो गया न्याय प्रशासन के बारे में, है ना। कहीं अगर आपका
न्यायालय का गठन करना है या फिर उनके संगठन की अगर बात करते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट और किसको, हाई कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अगर गठन की बात करते हैं तो सेंटर का विषय पहुंच जाता है ना। ये वो विषय थे जो पहले राज्य सूची में थे, लेकिन इनको समवर्ती में ऐड कर दिया, यानी कि अब दोनों सरकारें कानून बनाएंगी, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक ऐसी शक्ति है जिस पर न राज्य सरकार के अंडर में आती है न क्या, वो आपकी संघ सूची में है, उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जिन पर लास्ट में आके कानून कौन बनाती है, कानून बनाती है उन पर संघ सरकार, जो आर्टिकल 238 यानी कि 238 में आता है, सॉरी 248 में, 248 है ना, याद रखेंगे 248, ठीक। अवशिष्ट शक्तियां कैसी, जैसे साइबर है, साइबर कानून, जैसे आजकल साइबर ठगी चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है ना, बहुत बड़े लेवल पे, ऐसे ऐसे समझदार लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं कि बता नहीं सकते, है ना, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और ऑनलाइन वाले इतने सतर्क हो, मतलब कह नहीं सकता कि कितने बड़े लेवल पर साइबर ठगी चल रही है। उस पर अगर कानून बनाएगा कौन, संघ सरकार बनाएगी, है ना। ये ना तो संघ सूची में आते हैं, ना फिर ये राज्य सूची में है, ना फिर समवर्ती सूची में, ये अलग ही विषय है जिन पर संघ सरकार अलग से कानून बनाती है। 248 आर्टिकल याद रखेंगे। जैसे अंतरिक्ष की अगर बात करते हैं ना, तो अंतरिक्ष उन पर अगर कानून बनाएगी तो कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी, ठीक है। ये आपकी अनुसूची कितनी होगी, 7 हो गई। अब आ जाता है अनुसूची 8, भारतीय संविधान का भाग 10, है ना। इसमें भाषाओं के बारे में दिया गया है कि भाषा कितनी है। आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में 14 ही भाषाएं थी केवल, लेकिन आज कितनी है, 22 भाषाएं हैं। जो 8 भाषाएं हैं समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई संविधान में। अब उन 22 भाषाओं के बारे में जान लेते हैं, उन 8 भाषाओं के बारे में भी जानेंगे जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, है ना। जैसे असमिया है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, उड़िया, तेलुगु और मणिपुरी। ये 14 भाषाएं वो भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी, लेकिन जैसे जैसे मांग हुई, जैसे जैसे ज़रूरत हुई, ऐसे संविधान में और संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। जैसे सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि था आपका 21वां संविधान संशोधन था, और जो 1967 में हुआ था, 67 में 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना। वहीं फिर 3 भाषा और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना, जिसको अगर मैं शॉर्ट के माध्यम से बताऊं, शॉर्ट तो इसको नमक, है ना, नमक के माध्यम से, ठीक है, न, मैं और के, नमक। ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जो हुआ था 1992 में, है ना। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जो हुआ था 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब टोटल मिला के हो जाती हैं कितनी, 22 भाषाएं। 3 संविधान संशोधन हुए थे, 3 संविधान संशोधन में हमारी 8 भाषाएं जोड़ी गई, याद रखेंगे। पहले में 1, दूसरे में 3, दूसरे में आपकी कितनी, 3, और तीसरे में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। वहीं अगर अगले मैं अनुसूची की बात करता हूं, अनुसूची 9 की अगर मैं बात करूं तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है ना। ये आपका संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। जो मूल संविधान था वो यहीं तक अनुसूची थी, यानी कि 8 ही अनुसूची थी। अब जो 9वीं, 10वीं, 11, 12 ये जो 4 अनुसूचियां ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। भूमि सुधार कानून की जरूरत पड़ी सरकार को, तो उसमें आपका पहला जो संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में हुआ था, है ना, उसके माध्यम से इस अनुसूची को जोड़ा गया, जो आर्टिकल 31 का बी है ना, जिसमें 284 कानून है भूमि सुधार से संबंध में, ठीक है। आगे बढ़े, वहीं अगला एक और आ जाता है 10वां अनुसूची, जिसमें दल बदल से संबंधित है, यानी कि जो ऐसे होते हैं कुछ सदस्य लोकसभा के, विधानसभा के, जो एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले गए, दूसरे छोड़ के तीसरे में चले गए, फिर जब मन करा, जब पार्टी बदल दी, है ना, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए ये दल बदल कानून आया। अब दल बदल कानून की जो शक्ति होगी वो सदन के अध्यक्ष के पास होगी, है ना। सदन का अध्यक्ष को अगर लग रहा है कि दल बदल कानून यहाँ लागू हो सकता है तो वो लागू तब करेंगे, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो दल बदल कानून जो लाया गया था, 10वीं अनुसूची जो ऐड की गई थी संविधान में, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, है ना।
लेकिन एक चीज़ और समझेंगे कि दल बदल कानून किस किस पर लागू नहीं होता, ये अपवाद भी है ना। तो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसके अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, है ना। राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो, उसके चेयरमैन और आपके डिप्टी चेयरमैन, इन 4 पर ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा, याद रखेंगे, है ना। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो होता तो किसी पार्टी का ही है, लेकिन वो निष्पक्ष होता है, यानी कि वो किसी से भेदभाव नहीं होता, उसका किसी का सपोर्ट नहीं होता किसी की तरफ, है ना, किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी से वो भेदभाव नहीं करता, यानी कि उसको दोनों ही पार्टी, 2 हो 3 हो 4 हो, यानी कि सभी पार्टियों की वो सुनता है ना। तो इस पर ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर अनुसूची 11 की मैं बात करता हूं तो इसमें पंचायतों की शक्ति के बारे में बात की गई है। पंचायत की शक्ति, जैसे हमारी ग्राम पंचायत होती है ना, उनकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1992 में हुआ था, है ना, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें पंचायतों की शक्ति के लिए अनुसूची 11 ऐड की गई थी संविधान में, है ना, जिसमें 29 विषय है, 29, याद रखेंगे। वहीं अगर मैं अंतिम अनुसूची की बात करता हूं, यानी कि 12वें नंबर अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में जो शक्तियां नगर पालिकाओं को दी गई हैं, 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, वो आपकी 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, है ना, वो वाली। अब एक चीज और समझ लीजिए कि 73वें में जोड़ी गई थी आपकी पंचायतों की शक्ति। 74वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 74, जो 1992 में ही हुआ था। उसमें 18 विषय थे, किसके लिए? नगर पालिकाओं की शक्ति के लिए, है ना। ये 1992 में भी जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, किसमें? संविधान में। तो ये आपका था आज की इस क्लास में, अनुसूची के बारे में जाना। जो आपकी मूल अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची, उनके बारे में अच्छे से जाना। और जो बाद से 4 ऐड की गई संविधान में, कब कब की ऐड की गई, किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड की गई, है ना, किस सन में ऐड की गई, उनके बारे में जाना। उनके संबंध में जाना कि किस संबंध, मतलब किस अनुसूची का किससे संबंध है, वो सभी हमने इसमें वीडियो में हमने चर्चा की और अच्छे से हमने इनको समझा। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, आप जैसे अब मैंने अनुसूची के बारे में बताया है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का, आप किसी भी एग्जाम का आप उठा के देख लीजिए, उसमें अगर अनुसूचित संबंध में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो यकीन मानिए कि जो मैंने बोला है और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये, है ना, मैं कह रहा हूं कि 90% इसी में से होगा। अब 10% तो आपको पढ़ना पड़ेगा और तलाश करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, इन्हीं में से आसपास कर मिल जाएगा। यानी कि आप 90 से 100% बना सकते हो, 1-2 बार रिवीजन करके, 1-2 बार और पढ़ के। इस लेवल का मैं आपको करा रहा हूं कि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार अगर कंपटीशन की लाइन में उतरे हैं, पहली बार आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं या आपका कोई साथ का हो, आपका फ्रेंड सर्कल में हो, आपका भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार में हो, कोई भी हो, है ना, सभी को बताइए। नौकरी 24 आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, उनसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी दोस्तों के पास, और उनसे कहें कि इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की कहीं और से। 19 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। कल की जो वीडियो रहेगी हमारी 20वीं क्लास होगी, और कल की इस 20वीं क्लास से हम ये देखिए, ये मैंने 2 वीडियो जो 2 क्लास रही हैं हमारी, एक भारतीय संविधान के भाग और ये भारतीय संविधान की अनुसूची, है ना, इसमें 2 क्लास हमने ऐड कर दी बीच में। तो हमारी जो उससे पहले हमने क्या नागरिकता के बारे में पढ़ा था, पहला हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जाना, उसके बाद में नागरिकता के बारे में जाना, भाग 2। अब कल से हम क्या करेंगे, भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना, है ना, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी था पहले कि आखिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आखिर संविधान का ये बेसिक ही तो पार्ट है संविधान का, है ना, तो इसके बारे में जानना ज़रूरत है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट्स आपको चाहिए तो नौकरी 24 ग्रुप है, वहाँ से आप ऐड हो जाइए, उसमें वहाँ से आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। साथियों, ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत के साथ में। बस आपसे इतना ही चाह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो भरोसा करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी सब्जेक्ट होगा वो 100% होगा, इस समझ लिए, पूरी ईमानदारी के साथ में। और आपको इस लेवल पर लाके खड़ा कर दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके साथ का आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर आता है ना, एक बार हमारे साथ में जुड़ जाइए, उसी के बराबर मैं आपको लाके खड़ा कर दूंगा, ये गारंटी है। कोई भी एग्ज़ाम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसमें
स्कोर हमारा अच्छा नहीं रहा है ना, बहुत शानदार तरीके से हम करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जो भी है बस इतना मुझे आपसे चाहिए, है ना। इसके अलावा बाकी जो मेरी मेहनत है वो मैं आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा और आपको ऐसे ही कंटेंट के साथ में आपसे मिलता रहूँगा। चलिए धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।